Hello everybody, I am Deepika from LearnoHub, a free learning platform where you can study physics, chemistry, maths, biology absolutely for free only at learnohub.com. तो हम बात करने वाले हैं अपने चैप्टर प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस क्लास 12 के एनसीईआरटी क्वेश्चंस की। तो क्वेश्चन नंबर 1 to 9 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब बचते हैं क्वेश्चन 10 to 16। तो आज ये हम सारे के सारे क्वेश्चंस फिनिश कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस के साथ। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है व्हाट इज पेडिग्री एनालिसिस, सजेस्ट हाउ सच एन एनालिसिस कैन बी यूजफुल। तो पेडिग्री एनालिसिस होती क्या है और कैसे ये हमारे लिए यूजफुल है, ठीक है। तो देखते हैं पेडिग्री एनालिसिस क्या होती है। पेडिग्री एनालिसिस बेसिकली एक टेक्निक है जिससे कि हम एक इनहेरिटेंस पैटर्न को स्टडी कर सकते हैं कि कैसे अगर ओवर द जनरेशन हम देखते जाएं तो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कौन सी चीज़ें आ रही हैं, कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स आ रहे हैं और कौन से खत्म हो जा रहे हैं, राइट। और कौन से ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो पिछली काफ़ी जनरेशन्स से चले आ रहे हैं, राइट। ओके, तो सजेस्ट हाउ सच एन एनालिसिस कैन बी यूजफुल। तो ये हमारे लिए यूजफुल कैसे हो सकता है। सबसे पहली चीज़ है ये हमारे लिए यूजफुल हो सकता है टू डिटरमिन द पॉसिबिलिटी ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर की। अगर हमने एक इनहेरिटेंस पैटर्न स्टडी किया, ठीक है, पहले ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स थे, उनसे ग्रैंड पेरेंट्स में कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स आए, ठीक है। अगर कोई डिजीज़ है तो कौन सी डिजीज़ आई, किस में आई, किस में नहीं आई, फिर उससे नेक्स्ट जनरेशन में क्या हुआ, फिर अब प्रेजेंट जनरेशन में क्या है। तो ये हम स्टडी कर सकते हैं इस इनहेरिटेंस पैटर्न से, राइट। तो हमें पता चल जाएगा कि कैसे वो पर्टिकुलर जेनेटिक्स जो है वो कैरी फॉरवर्ड हो रही है। क्या कोई एक ऐसी डिजीज़ है जो फादर से डॉटर में आ रही है, या मदर से डॉटर में आ रही है, या फादर से सन में आ रही है, या मदर से सन में आ रही है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम स्टडी कर सकते हैं। दूसरी चीज़, इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द इनहेरिटेंस पैटर्न। वही बात है कि कैसे वो फ्लो हो रहे हैं हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स, वो जो फ्लो है वो हम स्टडी कर सकते हैं। देन रिसेसिव एंड डोमिनेंट ट्रेट्स, हम देख सकते हैं कि कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो हर बार डोमिनेट कर रहे हैं, कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हर बार एक्सप्रेस हो रहे हैं, कौन से हैं जो कभी आ रहे हैं कभी नहीं आ रहे हैं, ठीक है। जैसे अगर हम ले लें कि ब्राउन हेयर एंड ब्लैक हेयर, तो हो सकता है कि पूरी फैमिली के ब्राउन हेयर हों, कभी किसी एक बच्चे के ही सिर्फ ब्लैक हेयर हो, ठीक है। देन कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, इट इज़ हेल्पफुल इन द रिसर्च इन मेडिकल साइंस। तो मेडिकल साइंस में रिसर्च करने में ये जो पेडिग्री एनालिसिस है ये बहुत हेल्पफुल है, राइट। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 है हाउ इज सेक्स डिटरमिन्ड इन ह्यूमन बींग्स। तो ह्यूमन बींग्स में सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होती है। अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करें तो ह्यूमन बींग्स में होते हैं 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक है, ये हमने पढ़ा है। अब इसमें से जो 22 पेयर्स होते हैं वो होते हैं ऑटोजोम्स, राइट। अब जो एक पेयर हमारा बचता है वो होते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स, ये हमने पढ़ा है, हमें पता भी है। अब इसके बाद ये जो पेयर होता है, अगर हम बात करें मेल्स की और फीमेल्स की, राइट, तो मेल्स में ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं ये होते हैं एक्स और वाई, वहीं पर फीमेल्स में देखें तो ये होते हैं एक्स एक्स, ठीक है। तो मतलब कि ये हेट्रोगैमेटिक हुए और ये होमोगैमेटिक हुए, ठीक है। गैमीट सेम है फीमेल्स में और गैमीट्स डिफरेंट हैं मेल्स में, राइट। सिंपल है, ये हमने क्लास 10 में भी पढ़ा है। अब इसके बाद जब गैमेटोजेनेसिस होती है तो अगर हम एक स्पर्म की बात करें तो एक स्पर्म जो है वो या तो एक्स क्रोमोसोम को कैरी करेगा या तो वो वाई क्रोमोसोम को कैरी करेगा, राइट। तो मान लो कि ये क्रोमोसोम है, ठीक है, ऐसे ही कुछ होते हैं, राइट, ऐसे ही कुछ क्रोमोसोम्स होते हैं, ये एक्स कैरी कर रहा है और ये वाई क्रोमोसोम कैरी कर रहा है। अब कौन सा क्रोमोसोम है जो जाके
एग को फर्टिलाइज करता है, वो बताता है कि जो बेबी होगा, ठीक है, उसका सेक्स क्या होगा, क्या वो मेल होगा या वो फीमेल होगा, राइट। तो थोड़ा सा और पढ़ते हैं इसके बारे में। अब जब स्पर्मेटोजेनेसिस हुई तो दो तरह के गैमीट्स बने, ठीक है। 50% जो थे उन स्पर्म्स में क्या था, एक्स क्रोमोसोम था, ठीक है, वो एक्स क्रोमोसोम कैरिंग स्पर्म्स थे, और जो 50% बाकी जो 50% थे वो थे वाई क्रोमोसोम कैरिंग स्पर्म्स थे, राइट। अब इसका मतलब ये हुआ कि मतलब अब देखो फीमेल्स में क्या हुआ, फीमेल्स में तो सिर्फ एक ही तरह का है, फीमेल्स में क्या है, सिर्फ एक्स क्रोमोसोम वाले ओवम है, राइट, इसमें ये क्योंकि ये होमोगेमेटिक है। अब क्या होगा, जब फर्टिलाइजेशन होगी, अब वो ये डिपेंड करता है कि यहाँ से एक्स क्रोमोसोम फर्टिलाइज कर रहा है फीमेल के एग को, या फिर वाई क्रोमोसोम फर्टिलाइज कर रहा है। यही इसी पर डिपेंड होगा कि जो चाइल्ड है, ठीक है, उसका सेक्स क्या होगा, क्या वो मेल होगा या वो फीमेल होगा, राइट। तो जो पॉसिबिलिटी है ना मेल या फीमेल होने की, वो 50% है, राइट। तो आप देख ही रहे हैं, अगर एक्स को जाके फर्टिलाइज करता है तो फीमेल होगी, राइट। अगर वाई जाके एक्स को फर्टिलाइज कर देता है तो मेल होगा, राइट। बहुत ही सिंपल है। सो दिस इज हाउ सेक्स इज डिटरमिन्ड इन ह्यूमन बींग्स, राइट। ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबडी, राइट। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, अगर ऐसा होता है तो फीमेल होगी, है ना, और ये मेल, राइट, क्लियर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, अ चाइल्ड हैज ब्लड ग्रुप O इफ अ फादर हैज ब्लड ग्रुप A, मदर हैज ब्लड ग्रुप B, वर्क आउट द जीनोटाइप्स ऑफ द पेरेंट्स एंड द पॉसिबल जीनोटाइप्स ऑफ अदर ऑफस्प्रिंग। तो हमें मदर का ब्लड ग्रुप दिया हुआ है, फादर का दिया है, एक बच्चे का दिया है, तो हमें ये बताना है कि उनके जीनोटाइप्स क्या क्या होंगे, राइट। और दूसरा हमें बताना है कि इस चाइल्ड के सिवा उनके पास हो सकता है और बच्चे हों, तो उनके जीनोटाइप्स क्या हो सकते हैं, राइट। तो पहले स्टार्ट करते हैं ह्यूमन ब्लड ग्रुप से। अगर हम ह्यूमन के ब्लड ग्रुप्स की बात करें, राइट, तो कौन कौन से होते हैं, ए होगा, बी होगा, या फिर ए बी होगा, या ओ होगा, यही 4 तरह के होते हैं। इनको कोड करते हैं जीन आई, राइट। और जब कैपिटल आई होता है तो ये होता है, क्या होता है, जो अभी तक हम जेनेटिक्स में पढ़ते ही आए हैं, ये होता है डोमिनेंट, और दूसरा होता है स्मॉल आई, और स्मॉल आई होता है रिसेसिव, राइट। अब क्या है कि अगर किसी एक इंडिविजुअल का मान लो ए ब्लड ग्रुप है, तो उसके पॉसिबल जीनोटाइप्स क्या होंगे, उसके होंगे कैपिटल आई ए, कैपिटल आई ए, या तो ये होगा, दूसरा होगा कैपिटल आई ए और स्मॉल आई, राइट, या तो ये होगा। अगर किसी का ब्लड ग्रुप है बी, तो उसके जो पॉसिबल जीनोटाइप्स हैं वो क्या होंगे, आई बी, या फिर आई बी एंड स्मॉल आई, क्योंकि स्मॉल आई रिसेसिव है तो वो उसका एक्सप्रेशन मास्क हो जाएगा, और जो ब्लड ग्रुप निकल के आएगा वो होगा बी, राइट। अब हम बात करते हैं ए बी में क्या होगा, ए बी में होगा आई ए एंड आई बी, ये जीनोटाइप होगा। हमने कोडोमिनेंस पढ़ा था, ठीक है, दोनों एलील्स आप एक खुद को इक्वली एक्सप्रेस करेंगे अगर वो एक साथ प्रेजेंट होंगे। तो यहाँ पर अगर आई ए और आई बी एक साथ होते हैं तो वो एक दूसरे के होते हुए भी खुद को एक्सप्रेस कर पाते हैं, और जो ब्लड ग्रुप निकल के आता है दैट इज ए बी, राइट। वहीं पर अब आप सोचो कि अगर किसी का ब्लड ग्रुप ओ है तो उसका क्या जीनोटाइप हुआ, उसको जीनोटाइप होगा स्मॉल आई रिसेसिव वाला, राइट। तो ये हमें क्लियर हो गया। अब हम बनाते हैं जो हमें क्वेश्चन में दिया गया है उनके पॉसिबल जीनोटाइप्स, राइट। तो देखो सबसे पहले है फादर, ठीक है, फादर का लिखेंगे और किसका लिखेंगे, मदर का लिखेंगे, राइट। तो अगर हम फादर की बात करें तो इनका ब्लड ग्रुप हमें बोला है ए है, मदर का हमें बोला है बी है। अब फादर का क्या है, आई ए ये हो सकता है, या फिर हो सकता है आई ए
और स्मॉल आई, राइट। वहीं पर अगर हम मदर की बात करें तो आई बी या फिर आई बी एंड स्मॉल आई, यही हो सकता है, राइट। अब हमें बोला गया है कि जो बच्चा है, ठीक है, जो चाइल्ड है उसका ब्लड ग्रुप है ओ। तो अगर आपको क्या लगता है कि अगर यहाँ से एक ये आएगा और एक ये आएगा तो क्या ब्लड ग्रुप ओ हो सकता है? तो आप इसको स्टडी करो, नहीं हो सकता, राइट। तो बेसिकली ये जो दोनों फर्स्ट हमारे अजम्पशंस हैं वो गलत है। जो पेरेंट्स हैं उनके जीनोटाइप्स हैं ये, फादर का और मदर का। तो मतलब फादर से जो अलील्स आएंगे वो एक ये होगा और दूसरा होगा ये, राइट। वहीं जो मदर के आएंगे वो एक ये होगा और एक होगा ये, राइट। अब देखो, अब पॉसिबल जीनोटाइप्स निकालने हैं हमने ऑफस्प्रिंग्स के। अब ऑफस्प्रिंग के केस में क्या होगा, या तो यहाँ से ये आएगा और यहाँ से अगर ये आया तो क्या क्या जीनोटाइप बना, आई ए आई बी। तो मतलब ब्लड ग्रुप क्या होगा, अब तो हम बता ही सकते हैं ब्लड ग्रुप, राइट। तो ब्लड ग्रुप होगा ए बी, राइट। अब अगर मान लो यहाँ से ये आया और यहाँ से ये आया तो क्या हो जाएगा, आई ए और आई, राइट। तो ये रिसेसिव है तो आई ए खुद को एक्सप्रेस करेगा, यही पढ़ा है ना हमने। तो जब ये एक्सप्रेस करेगा तो बच्चे का ब्लड ग्रुप हो जाएगा ए। सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। इसके बाद अब थर्ड पॉसिबिलिटी क्या है कि फादर से जो है वो रिसेसिव वाला अलील आया है ब्लड ग्रुप का। तो मतलब वहां से आया है स्मॉल आई और मदर से आया है ये वाला, राइट। तो आई और कैपिटल आई बी, तो ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, कैपिटल बी, राइट। अब जो हमारी लास्ट पॉसिबिलिटी बचती है, अब मैं यहाँ लाइंस नहीं लगाऊंगी नहीं तो ये बहुत हौच पौच हो जाएगा, ठीक है। तो जो हमारी लास्ट पॉसिबिलिटी बचती है वो ये है कि यहाँ से भी रिसेसिव आए और यहाँ से भी रिसेसिव आए। तो मतलब लास्ट पॉसिबिलिटी में हमारे पास आया स्मॉल आई, तो बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, ओ, राइट। तो सिंपल था, है ना। हमने ये पढ़ लिया कि कौन कौन से ब्लड ग्रुप्स होते हैं, कौन से जीन्स उनको कोड कर रहे हैं, कौन रिसेसिव अलील है, कौन डोमिनेंट अलील है, और किन ब्लड ग्रुप्स में हमारे क्या क्या जीनोटाइप्स आ सकते हैं, राइट। अब हमने बोला था कि एक बच्चे का ब्लड ग्रुप ओ है, तो क्या ये पॉसिबल है? यस, ये पॉसिबल है, राइट। सो दिस इज पॉसिबल। और जो बाकी बच्चे हैं उनका जीनोटाइप क्या होगा, उनका जीनोटाइप आई ए आई बी हो सकता है, या आई ए एंड देन स्मॉल आई रिसेसिव वाला हो सकता है, देन कैपिटल आई बी एंड देन स्मॉल आई रिसेसिव वाला आई भी हो सकता है। तो मतलब कि ये जो कपल है इनके जो बच्चे हैं उनका जो ब्लड ग्रुप है वो कुछ भी हो सकता है, वो ए बी भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है और ओ भी हो सकता है, राइट। यही हमने पढ़ा। तो आई होप ये आपको समझ आया होगा। अब कोडोमिनेंस का जो कॉन्सेप्ट है ना वो हमने इसमें रिवाइज किया है एक तरह से, ठीक है। तो कोडोमिनेंस मतलब कि दोनों अलील्स जो हैं वो कुछ भी हो जाए वो खुद को इक्वली एक्सप्रेस करेंगे, ठीक है। तो आई होप समझ आया है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स विद एग्जांपल्स। तो हमें दो टर्म्स दी गई हैं, कोडोमिनेंस एंड इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो हमें बताना है कि ये दोनों क्या होती है और एग्जाम्पल के साथ। सबसे पहली बात है कोडोमिनेंस। तो अभी हम क्या पढ़ रहे थे, हम ब्लड ग्रुप पर पढ़ रहे थे, राइट। तो ब्लड ग्रुप में हमने देखा था कि हमारे पास दो तरह के अलील्स हैं, राइट। और जब वो दोनों अलील्स हैं, ठीक है, मतलब आई ए है आई बी है, जब ये दोनों एक इंडिविजुअल में प्रेजेंट है तो इनका ब्लड ग्रुप ए बी हो जा रहा है। मतलब कि दोनों एक दूसरे को इक्वली एक्सप्रेस कर रहे हैं, राइट। ऐसा नहीं है कि कोई एक मास्क हो जा रहा है या ये एक दूसरे को एक्सप्रेस करने से रोक रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, दोनों एक्सप्रेस कर रहे हैं। सो द टू अलील्स एक्सप्रेस देमसेल्व्स इन हेटेरोजाइगस कंडीशन। तो ये हेटेरोजाइगस कंडीशन ही हुई कि एक आई ए है एक आई बी है और ये दोनों आपस में एक दूसरे को सप्रेस नहीं कर रहे हैं और ये दोनों एक्सप्रेस हो रहे हैं, राइट। तो वैसे ही वन पर्सन मे हैव एनी टू ऑफ दीज थ्री अलील्स। एक इंसान में इन तीनों में से कोई भी अलील हो सकते हैं। तो आई ए और आई बी जो होते हैं वो डोमिनेंट होते हैं और ये दोनों खुद को एक्सप्रेस करने की कैपेबिलिटी रखते हैं, राइट। वहीं पर अगर हम इनकम्प्लीट डोमिनेंस की बात करें तो इसमें क्या होता है ना कि नाइदर ऑफ द टू अलील्स इज बीइंग डोमिनेंट और रिसेसिव। मतलब
अगर हमारे पास मान लो एक अलील है ए और दूसरा है ए, तो ना तो ये डोमिनेंट है ना तो ये रिसेसिव है, ठीक है। मतलब हम इसको कैपिटल बी लिख देते हैं, ज़्यादा क्लियर रहेगा, क्योंकि वो हमारी जो कैपिटल ए स्मॉल ए है वो है कि एक डोमिनेंट है एक रिसेसिव है। तो हमने लिख दिया कि एक अलील ए है और एक हमारा बी है। तो इसके केस में ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ ए डोमिनेट करेगा या बी डोमिनेट करेगा, नहीं, इसके केस में एक मिक्सचर आएगा इन कैरेक्टरिस्टिक्स का, ठीक है। सो नाइदर ऑफ द टू अलील्स बीइंग डोमिनेंट, सो इट्स एक्सप्रेशन इज इंटरमीडिएट बिटवीन द एक्सप्रेशन ऑफ टू अलील्स, ठीक है। तो अब जो दोनों अलील का एक्सप्रेशन है, मान लो कि एक फादर है, फादर का जो आई कलर है वो है कहीं पर ग्रीन है, ठीक है, और मदर का है ब्राउन है। अब हो सकता है कि ये दोनों आ गए हैं, ठीक है। अब हो सकता है कि ये दोनों यहाँ पर इनकम्प्लीट डोमिनेंस हो रही है, मतलब ना ब्लू कलर आ रहा है बच्चे में, ना तो ब्राउन कलर आ रहा है बच्चे में, अलग ही आईज का कलर आ रहा है और दैट इज ब्लू, राइट। तो यहाँ पर क्या हुई है कि किसी ने भी किसी को एक्सप्रेस नहीं किया है, दोनों ने एक मिक्सचर बना के एक्सप्रेस हुए हैं वो, ठीक है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है मिराबिलिस जाल्पा। इसमें पिंक फ्लावर्स होते हैं। वो पिंक फ्लावर्स किसकी वजह से होते हैं? वो बेसिकली एक हाइब्रिड होता है जो रेड और वाइट फ्लावर्स की वजह से आता है। मतलब एक पेरेंट प्लांट है, एक का रेड कलर है फ्लावर्स का, एक का वाइट कलर है फ्लावर्स का, और जब प्रोजेनी आई है, जब ऑफस्प्रिंग्स आए हैं, उनमें मिक्सचर आया है। तो रेड ना वाइट, बट जो कलर आया है वो है पिंक, ठीक है। सो दिस इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस। मतलब एक भी अलील जो है या एक भी अलील जो है वो अपने आप को डोमिनेट नहीं कर पाया है या वो किसी और को सप्रेस नहीं कर पाया है। दोनों ने अपना एक मिक्सचर बना के दिखाया है हमें, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज अ पॉइंट म्यूटेशन, गिव एन एग्जांपल। तो ये जो पॉइंट म्यूटेशन है एक बहुत ही छोटा सा हमारा टॉपिक है, और अगर हम इस क्लास की बात करें तो हमें इसमें डेफिनेशन है और हम एग्जाम्पल्स बता सकते हैं, दैट्स इट, राइट। इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जानने के लिए जो आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे। तो सबसे पहले है व्हाट इज अ पॉइंट म्यूटेशन, म्यूटेशन दैट अकर्स एज अ सिंगल बेस पेयर ऑफ डीएनए। अब हमें पता है हमारे डीएनए के स्ट्रैंड्स होते हैं, राइट। अब जब रेप्लिकेशन होती है, रेप्लिकेशन मतलब डुप्लीकेशन हो रही है एक डीएनए के स्ट्रैंड की, उस टाइम क्या होता है कि जो यहाँ पर हैं वो एग्जैक्टली रेप्लिकेट होता है, जो एक स्ट्रैंड है डीएनए का वो रेप्लिकेट होता है। अब हो सकता है कि कोई मान लो यहाँ पर था साइटोसिन, तो इसको रेप्लिकेट कर जाना चाहिए था, यहाँ पर गुआनिन आना चाहिए था, पर यहाँ नहीं आया, यहाँ आ गया एडेनिन, ठीक है। जब रेप्लिकेशन हुई तो यहाँ आ गया एडेनिन। तो बेसिकली क्या हो गई, बाकी सारा सेम कॉपी हुआ, बस ये जो एक रेप्लिकेशन थी ना वो नहीं हो पाई, ठीक है। तो इसके केस में क्या होगा, एक पॉइंट म्यूटेशन हुई है, मतलब पूरे स्ट्रैंड में सिर्फ एक जगह म्यूटेशन हुई है, दैट इज सिंगल बेस पेयर ऑफ डीएनए हैज म्यूटेटेड, ठीक है। तो इसके केस में हमें ऐसा लगता है कि तो क्या हो गया, एक ही तो है, मतलब पूरा डीएनए तो ठीक ही रेप्लिकेट हुआ, एक ही गलत हो गया। बट ये जो एक है ना, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स कर सकता है एक इंसान के अंदर। जैसे कि जो सिकल सेल एनीमिया है, मतलब जो हमारे आरबीसीज होते हैं बेसिकली वो राउंड शेप होते हैं, ओवल शेप होते हैं, राइट। लेकिन एक सिंगल बेस पेयर की म्यूटेशन की वजह से यहाँ पर जो सेल्स हैं वो सिकल शेप्ड हो जाते हैं, क्योंकि जब हम इनके बारे में ज़्यादा पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा। जैसे मान लो ए, टी और जी है, ठीक है, ये तीन है, ये किसी एक पर्टिकुलर अमाइनो एसिड के लिए कोड करते हैं, ठीक है। अब जब ये रेप्लिकेट हुआ तो हमारे पास ए, सी और जी आ गया मान लो, ठीक है। तो अब ये जो है ये इसके लिए तो इस पर्टिकुलर अमाइनो एसिड के लिए तो कोड नहीं कर पाएंगे, हो सकता है ये बी के लिए कर जाए, हो सकता है कि ये यूजफुल भी हो जाए पॉइंट म्यूटेशन। बट यूजफुल होने से ज़्यादा अगर ये यूजफुल ना हो, अगर ये हार्मफुल हो, तो ये हमारी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस कर सकते हैं, जैसे कि एक पॉइंट म्यूटेशन सिकल सेल एनीमिया कर सकती है। इसकी जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी होती है एक ओवल सेल की वो बहुत ज़्यादा
होती है ओवल आरबीसी की, वहीं पर अगर हम सिकल आरबीसी की बात करें तो इसकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी बहुत कम होती है। तो सोचो अगर हमारे आरबीसीज ऑक्सीजन ही नहीं कैरी कर पा रहे हैं तो हमारे लिए ब्रीदिंग एक बहुत बड़ा इशू हो जाएगा, राइट। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। Who had proposed the chromosomal theory of inheritance? तो chromosomal theory of inheritance किसने दी थी? तो ये जो थ्योरी थी इस पे दो लोगों ने काम किया था, बोवरी एंड सटन, राइट। और इन्होंने 1902 में ये दिया था और इनका ये जो काम था ये इन्होंने किया था इंडिपेंडेंटली, ठीक है। ये काम एक दूसरे के साथ मिलकर नहीं, इंडिपेंडेंटली इन दोनों ने ये थ्योरी दी थी। और इनको कहीं ना कहीं इन्होंने जो क्रोमोसोम का सेग्रीगेशन है या उनका साथ में आना है वो उन्होंने बताया था, और उसको कहीं ना कहीं इन्होंने जो मेंडल के प्रिंसिपल्स थे उनके साथ लिंक किया था, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अपना लास्ट क्वेश्चन। तो चलिए बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। मेंशन एनी 2 ऑटोसोमल जेनेटिक डिसऑर्डर्स विद देयर सिम्टम्स। तो सबसे पहले है डाउन सिंड्रोम। अभी डाउन सिंड्रोम क्या होता है? इट इज कॉज्ड ड्यू टू ट्राइसोमी ऑफ क्रोमोसोम 21, ठीक है। मतलब एक बेसिकली क्या होता है, एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ जाता है और उस एक्स्ट्रा क्रोमोसोम के आने की वजह से जो एक चाइल्ड है उसका जो फिजिकल फीचर्स है वही पूरी तरह चेंज हो जाते हैं। जैसे कि क्या होगा, शॉर्ट हाइट होगी, राउंड हेड होगा, प्रोट्रूडिंग टंग होगी, स्लैंटिंग आईज होगी, हैंड्स जो होंगे वो ब्रॉड होंगे लेकिन शॉर्ट होंगे, ब्रॉड फोरहेड होगा और अंडर डेवलप्ड जेनाइटल ऑर्गन्स एंड गोनाड्स, राइट। तो एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम के होने की वजह से हमारी बॉडी में इतनी सारी इश्यूज आ सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं सेकंड क्या है। चलिए बच्चों बात करते हैं सेकंड ऑटोसोमल डिसऑर्डर की, और वो है सिकल सेल एनीमिया। तो इसमें जो आरबीसीज होती है ना, हमारे जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं ब्लड में, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं, दैट इज ऑक्सीजन कैरिंग का काम, ठीक है। तो मतलब आरबीसीज में बेसिकली क्या होता है, आरबीसीज में होता है हीमोग्लोबिन जो कि एक प्रोटीन है और वो ऑक्सीजन कैरी करता है, ठीक है। ऑक्सीजन कैरियर होता है ये प्रोटीन। तो इस पर्टिकुलर डिजीज में क्या होता है कि जो शेप होती है ना आरबीसीज की, ये एक्चुअली ओवल शेप होती है, ये शेप चेंज हो जाती है सिकल सेल में, ठीक है। सो दे गेट इलोंगेटेड टू सिकल शेप्ड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ लो ऑक्सीजन टेंशन। तो इसके क्या सिम्टम्स होते हैं? ऑब्वियसली अगर हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो हमारा जो हार्ट रेट है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। और अब जैसे कि हम भाग रहे हैं, ठीक है, अब भाग रहे हैं, फटाफट फटाफट भाग रहे हैं, तो उस टाइम हमारी बॉडी में जो ऑक्सीजन है ना उसकी वो प्रॉपरली हम ले नहीं पाते हैं, ठीक है, और वो ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो पाती है, तो कैसे हम हार्म फ्री होते हैं, ठीक है। तो सेम इधर होता है, रैपिड ब्रीदिंग रेट, और जैसे हम रुकते हैं हम फटाफट से फास्टर ब्रीथ कर रहे होते हैं ताकि फटाफट से ऑक्सीजन हमारी बॉडी में जाए और हम एकदम रिलैक्स हो जाए, नॉर्मल हो जाए, राइट। दूसरा है ब्रेथलेसनेस, ढंग से सांस नहीं आना, ब्रेथलेसनेस हो जाती है। देन ग्रोथ डिले हो जाती है, प्यूबर्टी डिले हो जाती है, वीकनेस आ जाती है बॉडी में, फीवर आ जाता है और फर्टिलिटी पर भी इसका बहुत इफेक्ट होता है, राइट। तो वही बात है कि एक छोटी सी चीज़ हमारी बॉडी में कितने सारे चेंजेस ला सकती है। तो यहाँ पर जो भी हुआ है वो भी अगेन किसी ऑटोसोम की वजह से हुआ है, कहीं पर छोटी सी म्यूटेशन की वजह से हुआ है, राइट। तो कैसे हमारी बॉडी में हर एक चीज़ एक्यूरेट हो, वो उससे हमारी बॉडी जो है वो नॉर्मल फंक्शन करती है। अगर कहीं भी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाए तो हमारी बॉडी की फंक्शनिंग जो है वो बिल्कुल हिल जाती है, राइट। ओके, तो बच्चों हमने सभी के सभी क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं फ्रॉम द चैप्टर प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस। तो आई होप आपको ये सभी क्वेश्चंस समझ आए होंगे। कोई भी डाउट है तो एक बार हमारा वन शॉट वीडियोस देख लो और साथ के साथ हमारी क्वेश्चंस की वीडियोस देख लो। तो इसके साथ अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए और जैसा कि आप जानते हैं लर्नो हब फ्री है पर बेस्ट है।